हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो हम पढ़ रहे हैं वो एमपीपीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए यूनिट 10 पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं जनजातियों से संबंधित। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान के तहत आदिवासी एवं जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजातियों के रूप में एक वर्ग में लाना एक महत्वपूर्ण क्या है, उपलब्धि है। तो हमने क्या पढ़ा कि भारतीय संविधान के तहत आदिवासी एवं जनजातीय समूहों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में एक वर्ग में लाना एक क्या है, महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो भारतीय संविधान में जो आदिवासी और जनजातीय समूहों को एक अनुसूचित जनजाति के रूप में एक वर्ग में ला दिया गया और ये सचमुच एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी भारतीय संविधान में जनजातियों से संबंधित अनेक प्रावधान विभिन्न अनुच्छेदों में क्या किए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण एवं विकास के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान। एक नज़र में हम देखते हैं कि कौन से अनुच्छेद में आखिर कौन कौन से प्रावधान दिए गए हैं, कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 366 के खंड 25 में। पहले हम सबसे पहले आर्टिकल शुरू ही कर रहे हैं कहाँ से, अनुच्छेद 366 के खंड 25 से बात करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, तो इसमें बताया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियां या ऐसे जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। कुछ नहीं, सीधी सी बात कही गई है कि अनुच्छेद 366 के खंड 25 में कि अनुच्छेद 366 खंड 25 में उन्हें ही अनुसूचित जनजाति माना जाएगा जिनके बारे में कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 342 में बताया गया है। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 366 खंड 25 में क्या बोला गया है कि अनुसूचित जनजाति हम उन्हीं को समझेंगे जो कि अनुच्छेद 342 में क्या है, जिनके बारे में बताया गया है, जिनके बारे में वर्णन किया गया है। तो हम एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। इस तरीके से हमने 366 खंड 25 पढ़ा कि अनुसूचित जनजाति उन्हें ही मानेंगे जो कि कहाँ वर्णित है, अनुच्छेद 342 में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भागों या उनके समूहों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो हमने क्या देखा कि अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजातीय समुदाय अथवा जनजातियों या जनजातीय समुदाय के भाग या उनके समूहों को क्या कर सकेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, पॉलिटी में पढ़ा था कि राष्ट्रपति ही हैं जो बताएंगे कि कौन सी जाति को अनुसूचित जनजाति में रखना है। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद एक अधिसूचना द्वारा किसी भी जनजाति समूह को क्या कर सकते हैं, इस भाग में क्या कर सकते हैं, विनिर्दिष्ट कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। तो ये तो वही रही बातें किसके बारे में, अनुसूचित जनजाति से संबंधित परिभाषा से संबंधित प्रावधान के बारे में, जिसमें हम दो अनुच्छेद देखते हैं, एक अनुच्छेद 366 का खंड 25 और दूसरा अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 342। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान। सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में हम चार अनुच्छेद देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 17 की। अनुच्छेद 17 में क्या कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या बताया गया है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का क्या होगा, प्रतिषेध। मतलब किसी भी तरीके से कोई भी मानव दुर्व्यापार नहीं होगा और किसी भी तरीके से बलात् श्रम या जबरदस्ती किसी से काम नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि सामाजिक सुरक्षा का संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन या बाल श्रम का क्या किया गया है, प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 के खंड 2 ख में क्या कहा गया है, तो 25 के खंड 2 ख में कहा गया है कि सामाजिक कल्याण एवं सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार के हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए खोलने का उपबंध किया गया है। तो क्या अनुच्छेद 25 के खंड 2 ख में कहा गया है
कि सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए क्या किया गया है, खोलने का उपबंध किया गया है। तो ये जो हमने देखा, क्या हमने 4 अनुच्छेद देखे, ये किससे संबंधित थे? ये सामाजिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान थे। अनुच्छेद 17, 23, 24, अनुच्छेद 25 का खंड 2 उपखंड ख में हमने क्या देखा है, ये हमने सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान देखा। 366 खंड 25 और 342 में हमने जनजातियों से संबंधित परिभाषा के क्या देखे हैं, प्रावधान देखे हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान। अब हम बात करते हैं शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के खंड 4 में। तो अनुच्छेद 15 के खंड 4 में शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण दिया गया है, जिसमें बोला गया है कि राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की क्या होगी, शक्ति होगी। तो खंड 4 में, अनुच्छेद 15 के खंड 4 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से जो भी पिछड़े हुए नागरिक हैं, उन चाहे वो अनुसूचित जाति हो चाहे अनुसूचित जनजाति हो, उनके लिए विशेष उपबंध राज्य बना सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 29 में भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है, भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का क्या होगा, अधिकार होगा। तो ये अनुच्छेद 29 में कहा गया कि कोई भी भारत का कोई भी व्यक्ति है, उसे अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और ये अधिकार किसे दिया जाता है, अनुसूचित जनजातियों को भी दिया जाता है। तो इस तरीके से इस आर्टिकल में जो अनुसूचित जनजाति हैं, उन्हें भी शैक्षणिक और सांस्कृतिक संरक्षण मिल जाता है। इसके बाद हम अनुच्छेद 46 देखते हैं, जिसमें लिखा है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। तो अनुच्छेद 46 में क्या दिया गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों और जो भी अन्य दुर्बल वर्ग हैं के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की क्या की जाएगी, अभिवृद्धि की जाएगी। इसके बाद अनुच्छेद 350 के खंड का में क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 350 के खंड का में क्या कहा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं के बारे में। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग की शिक्षा और अर्थ मतलब धन से संबंधित, तो शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की क्या की जाएगी, अभिवृद्धि की जाएगी। अनुच्छेद 46 में कहा गया है। 350 क में क्या कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की क्या दी जाएंगी, सुविधाएं दी जाएंगी। इसके बाद आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान अगर हम बात करें, तो आर्थिक सुरक्षा संबंधित प्रावधान कौन कौन से अनुच्छेद में दिया गया है, एक 244 और दूसरा जो है वो 275। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 244 के बारे में, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। तो आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 244 में, जिसमें कहा गया है कि अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 275, संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के अधीन आवृत्त विशेषकृत राज्यों को अनुदान सहायता। तो अनुच्छेद 275 में क्या कहा गया है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान बताए गए। हमें ध्यान रखना है, आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 244 और 275 में बताया गया है। 275 में क्या कहा गया कि संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के अधीन आवृत्त विशेषकृत राज्यों को अनुदान सहायता। तो जो ऐसे राज्य जो 5वीं और 6ठी अनुसूचियों के अधीन जो राज्य आते हैं, उनको क्या दी जाएगी, उनको सहायता प्रदान की जाएगी। कहाँ बताया गया है, अनुच्छेद 275 में बताया गया है। इसके बाद अब हम बात करते हैं सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान के बारे में। सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान के बारे में अगर हम देखें, तो हम 2 आर्टिकल्स को देखेंगे सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान में। पहला अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 16 का खंड 4 का उपखंड जो है वो क, और अनुच्छेद 16 के खंड 4 के उपखंड ख में, इन दोनों में अगर हम देखें, अनुच्छेद 16 के खंड 4 का उपखंड क और अनुच्छेद 16 का खंड 4 का उपखंड ख, दोनों में ही सेवा नियोजन संबंधी क्या दिया गया है, प्रावधान बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 के खंड 4 उपखंड का में, राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेंगे। तो उस अनुच्छेद 16 के खंड 4 उपखंड का में क्या कहा गया है, कि ऐसे राज्य जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व जो है वो पर्याप्त नहीं है, अगर कहीं पे भी अनुसूचित जाति और जनजातियों
जनजातियों का जो प्रतिनिधित्व है सेवा में वो पर्याप्त नहीं है, तो राज्य के अधीन सेवाओं में आरक्षण के लिए उपबंध करने में क्या होगा, निवारित नहीं करेंगे, मतलब उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षण देने के उपबंध में उन्हें मना ही नहीं होगी। इसके बाद अनुच्छेद 16 के खंड 4 उपखंड ख में क्या बात की गई है, तो राज्य को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 क के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष या वर्षों में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं करेगी। यहाँ पे बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में बात की जा रही है कि अगर कोई वैकेंसी जो है वो मान लीजिए इस वर्ष जो है 5 सीटें थी, 5 सीटें SC या ST के लिए 5 सीटें थी, उनमें से 2 ही रिक्त मतलब 2 ही भरी गई हैं और 3 जो है वो खाली रह गई। तो ऐसी सिचुएशन में ये जो 3 जो पद खाली रह गए हैं, ये नहीं मान लिया जाएगा कि अगली सीट में इसको 3 को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ये अलग रहेगा। अगली जो वैकेंसी निकलेगी, अगर 10 वैकेंसीज के लिए निकल रही है तो वो 10 वैकेंसीज अलग रहेंगी, इन 3 को उसमें नहीं रखा जाएगा, वो 3 अलग से होंगी, बैकलॉग नहीं माना जाएगा। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे कि राज्य को किसी वर्ष में खाली रह गई ऐसी रिक्तियों को जो खंड 4 या खंड 4 का के अधीन किए गए आरक्षण के लिए किसी उपबंध के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित हैं, किसी उत्तरवर्ती वर्ष मतलब आने वाले वर्ष या वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक वर्ग की रिक्तियों के रूप में विचार करने से निवारित नहीं रहेंगी। मतलब अगर अगले साल 10 वैकेंसीज आ रही हों और इस साल 5 वैकेंसीज थी तो 2 ही भरी गई, 3 तो खाली हैं, तो वो 3 जो हैं वो अगले साल अलग से, जैसे इस साल वैकेंसी 10 आई, 3 अगले साल खाली है, तो इसको क्या किया जाएगा, उसी 10 में ऐड कर दिया जाएगा, तो ये कितनी हो जाएंगी, 13 सीट्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसे मना नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 335 में। अनुच्छेद 335 में सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। तो अनुच्छेद 335 में क्या कहा गया है, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के क्या दिए गए हैं, दावे दिए गए हैं कि इसके बाद हम बात करते हैं राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में। राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 164 के बारे में। अनुच्छेद 164 के खंड 1 में अगर हम बात करें तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण हेतु पृथक जनजातीय मंत्रालय बनाया जाएगा। हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर अब हम बात कर रहे हैं राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में। राजनीतिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में हम सबसे पहले अनुच्छेद 164 का खंड 1 पढ़ रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा, कहाँ पे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए क्या बनाए जाएंगे, पृथक जनजातीय मंत्रालय बनाए जाएंगे। इसके बाद अनुच्छेद 330 में चलते हैं। अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण, तो कहाँ बताया गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण जो है ये अनुच्छेद 330 में बताया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो 330 में लोकसभा की सीटों के लिए आरक्षण अनुसूचित जनजाति और जातियों के लिए, और 332 में राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। इसके बाद अनुच्छेद 334 देखते हैं, लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। तो अनुच्छेद 334 में क्या कहा गया है कि लोकसभा एवं विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के स्थानों के आरक्षण और विशेष प्रतिनिधि का कतिपय अवधि के पश्चात न रहना। तो अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि ये जो लोकसभा में और विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को स्थानों का आरक्षण दिया जा रहा है और विशेष प्रतिनिधि का वो जो अवधि है, एक समय के बाद इसको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, मतलब आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 243 घ के बारे में पढ़ते हैं या आर्टिकल 243 डी में पढ़ते हैं, पंचायतों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण के बारे में जो बताया गया, ये कहाँ बताया गया, अनुच्छेद 243 घ में। इसके बाद अनुच्छेद 243 न के बारे में अगर हम देखें तो नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण। तो हमने पढ़ा पंचायतों में अनुसूचित जाति और जनजातियों का आरक्षण कहाँ बताया गया है, 243 घ में, और नगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो सीटों का आरक्षण बताया गया है वो कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो वो बताया गया है अनुच्छेद 243 न में या आर्टिकल 243 टी में बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 371। अनुच्छेद 371 पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान। ध्यान रखना है हमें,
अनुच्छेद 371 जो है इसमें किसके से जुड़ा विशेष प्रावधान दिया गया है? पूर्वोत्तर राज्य जैसे नागालैंड हो गया, असम हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, अरुणाचल प्रदेश से संबंधित विशेष प्रावधान के बारे में बताया गया। इसके बाद हम अन्य प्रमुख प्रावधान देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 338 क की, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के बारे में जो बताया गया है, ये कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 338 क में बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के लिए। ध्यान रखना है हमें, 338 क में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग। 339 में क्या बताया गया है? तो अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण। तो अनुच्छेद 339 में क्या बताया गया है? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ का या केंद्र का क्या नियंत्रण कहाँ बताया गया? अनुच्छेद 339 में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जिसमें दिया है परिभाषा संबंधी प्रावधान के बारे में। भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। बहुत ध्यान से हमें ये चीज़ देखनी है कि भारतीय संविधान में जनजाति शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि संविधान में अनुच्छेद 342 के खंड 1 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। तो जनजाति शब्द संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान में अनुच्छेद 342 के खंड 1 के अनुसार, कौन से? अनुच्छेद 342 के खंड 1 के माध्यम से अनुसूचित जनजाति शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। अनुसूचित जनजाति शब्द को जोड़ा गया है कौन से अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 342 के खंड 1 के तहत अनुसूचित जनजाति शब्द को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। संविधान में अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। तो अगर हम संविधान को उठाकर देखते हैं तो वहां पर अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है, किंतु संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में, कहां पर? 366 के खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। तो संविधान में अनुसूचित जनजाति की स्पष्ट परिभाषा कहीं नहीं दी गई है, लेकिन अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 में अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में क्या की गई है? परिभाषा दी गई है। अब हम हर एक अनुच्छेद को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करते हैं जहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा या अनुसूचित जनजातियों के गठन की क्या दी गई है? परिभाषा दी गई है। कहाँ गठन के बारे में बताया गया है अनुसूचित जनजाति के बारे में? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अनुसार। तो अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियाँ या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। कुछ नहीं है, बस स्पष्ट सी बात की गई है। जब आप हम संविधान का अनुच्छेद 366 खंड 25 देखेंगे तो वहां पे सीधी सी परिभाषा दी गई है अनुसूचित जनजाति के बारे में या अनुसूचित जनजाति के गठन के बारे में। क्या परिभाषा दी गई है? परिभाषा दी गई है कि अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजन के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है। कहा गया हम उन्हीं को अनुसूचित जनजाति मानेंगे जो कि अनुच्छेद 342 के अधीन आती हैं। सीधा सा स्पष्ट सा छोटा सा यही अर्थ है इसका। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदायों अथवा उनके भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 342 के अनुसार राष्ट्रपति, कौन? राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में और जहां वह राज्य है वहां उसके राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात, राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र या किसी भी राज्य के राज्यपाल से परामर्श करने के बाद लोक अधिसूचना के द्वारा उन जनजातियों या जनजाति समुदाय या उनके भागों या उनमें के यूथों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए यथा स्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियां समझा जाएगा। कुल मिला के ये बात कही गई है अनुच्छेद 342 में कि कोई भी अनुसूचित जाति है या जनजाति है उसे वो स्पष्ट कौन करता है कि वो उसे अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा जाएगा, तो वो कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति जो है वो किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के अगर हम बात करें तो वहां के राज्यपाल से परामर्श करने के पश्चात लोक अधिसूचना द्वारा वो क्या कर सकते हैं? किसी भी
अनुसूचित जनजाति को क्या कर सकते हैं, उस श्रेणी में रख सकते हैं और ये मान लिया जाएगा कि वो जो है उस लिस्ट में क्या हो गए हैं, उस लिस्ट के अंतर्गत आ गए हैं। अर्थात अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित किया जा सकता है। मतलब क्या है, अनुच्छेद 342 में क्या कहा गया है कि कोई भी किसी भी अनुसूचित जनजाति को, अगर अनुसूचित जनजाति की किसी सूची में क्या किया जा रहा है, डाला जा रहा है, किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति की लिस्ट में डाला जा रहा है, ये कार्य किसका होगा, राष्ट्रपति का होगा। राष्ट्रपति के द्वारा आम सूचना जारी कर अनुसूचित जनजाति को सूची में वर्णित किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 342 के तहत। संसद विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय संसद जो है वो विधि द्वारा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजाति समुदाय के भाग या उसमें के यूथ की निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी या उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। अर्थात संसद किसी भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के किसी भी जनजातीय समुदाय अथवा उसके अंश को कानून द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची से हटा सकती है अथवा उसमें जोड़ सकती है। तो हमने क्या पढ़ा, अब हम संसद के, राष्ट्रपति के बाद हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के बाद अब हम संसद के बारे में बात करते हैं। तो संसद जो है वो विधि बनाकर, विधि द्वारा किसी जनजाति के बारे में, किसी भी जनजाति या जनजाति समुदाय या किसी जनजाति समुदाय के भाग या उनमें के यूथ की निकाली गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकेगी। मतलब किसी भी जनजाति को क्या कर सकती है, जो संसद है वो क्या कर सकती है, ये अनुसूचित जनजातियों की सूची में सम्मिलित कर सकती है या क्या कर सकती है, उसमें से अपवर्जित कर सकेगी। अर्थात संसद किसी भी राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश के किसी भी जनजाति समुदाय अथवा उसके अंश को कानून द्वारा अनुसूचित जनजाति की सूची से क्या कर सकती है, हटा सकती है अथवा उसमें जोड़ सकती है। तो ये सिंपल सी चीज थी जो हमने पढ़ा। हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, राष्ट्रपति के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा, संसद के बारे में। कि अगर संसद चाहे तो किसी भी जाति को क्या कर सकती है, अगर उन्हें लगता है तो अनुसूचित जनजाति की सूची में क्या कर सकती है, मिला सकती है। और अगर उन्हें लगता है कि इन्हें हटा देना है तो वो क्या कर सकती है, संसद इस चीज अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, नियम बनाते हुए क्या कर सकती है, उसे अनुसूचित जनजाति की लिस्ट से या सूची से क्या कर सकती है, बाहर भी कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान के बारे में। सामाजिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान में हमने कौन कौन से अनुच्छेद पढ़े थे, अनुच्छेद 17, 23, 24 और अनुच्छेद 25 का खंड 2 का उपखंड ख में इस प्रकार के प्रावधानों का क्या है, वर्णन है। तो सबसे पहले अभी हम बात करते हैं कौन से अनुच्छेद के बारे में, अनुच्छेद 17 के बारे में बात करते हैं। अगर हम अनुच्छेद 17 के बारे में पढ़ें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। इस प्रावधान के अनुसार अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना क्या होगा, अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, जो विधि के अनुसार क्या होगा, दंडनीय होगा। इस अनुच्छेद से संबंधित दो महत्वपूर्ण कानून हैं। पहला कौन सा है, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और दूसरा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। तो ध्यान रखना है, अनुच्छेद 17 के तहत हमने अनुच्छेद 17 के तहत हमने दो महत्वपूर्ण कानून पढ़ा। पहला कानून है नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 और दूसरा है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में। अनुच्छेद 23 में क्या है, मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इस प्रकार का अन्य बलात्श्रम के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है। जो अनुच्छेद 23 है वो मानव का दुर्व्यवहार और बेगार तथा इसी प्रकार के अन्य बलात्श्रमों के प्रकारों पर प्रतिबंध लगाता है और प्रावधान करता है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। इसमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, किंतु अधिकतर बंधुआ मजदूर अनुसूचित जनजाति से संबंधित होते हैं। अतः इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर तथा उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया गया है और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी है। तो हमें ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें अनुसूचित जनजातियों को, अगर हम बात करें कि उनके, तो अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 23 के बारे में, तो अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है कि किसी भी रूप से मानव का दुर्व्यवहार और बेगार नहीं हो सकता, आप उनसे बलात्श्रम नहीं करवा सकते। अगर कोई भी ऐसा किसी मनुष्य के साथ करता है तो वो क्या है, अनुच्छेद 23 के तहत एक क्या है, दंडनीय अपराध होगा। यहाँ पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति के बारे में तो उल्लेख हमको देखने को नहीं मिलता, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जो बलात्श्रम होता है या जो बेगार कराया जाता है वो किस किस से कराया जाता है, अनुसूचित जनजातियों से ही मोस्टली होता है। हम देखते हैं वो जो होते हैं वो अनुसूचित जनजाति से ही संबंधित होते हैं। इसलिए ये जो अनुच्छेद है उनसे विशेषता क्या है, ये उनसे संबंधित होते हैं। ये जो
अधिकतर जो होते हैं अगर हम देखें तो ये अनुच्छेद 23 जो है ये किससे संबंधित होता है, इस तरीके से अनुसूचित जनजातियों से। अतः इस अनुच्छेद का उनके लिए विशेष महत्व है। इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर तत्प्रथा उन्मूलन अधिनियम, बंधक मजदूर अगर हम बात करें कि इस अनुच्छेद के अनुसरण में बंधक मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया गया और बंधुआ मजदूरों की पहचान, मुक्ति तथा पुनर्वास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना भी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 24 के बारे में। अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। तो अनुच्छेद 24 में क्या बताया गया है कि किसी भी बच्चे से किसी फैक्ट्री में, खान में अथवा अन्य परिसंकटमय गतिविधि जैसे निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का नियोजन क्या है, प्रतिषेध है, मनाही है। यद्यपि यह प्रावधान अनुसूचित जनजातियों से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है, किंतु बाल श्रमिकों में अधिकतर अनुसूचित जनजाति के बच्चे ही होते हैं। बाल श्रम जो होता है, यहाँ बाल श्रम को रोकने के लिए केंद्रीय तथा राज्य कानून है, केंद्रीय तथा राज्य कानून है, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948। तो ये कुछ नियम बनाए गए हैं अनुच्छेद 24 के तहत। कौन कौन से नियम, जैसे बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, बाल नियोजन अधिनियम 1938, कारखाना अधिनियम 1948। तो हमें ये ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम कब लाया गया, 1986 में, बाल नियोजन अधिनियम 1938 का, और कारखाना अधिनियम जो है वो कब का है, 1948 का है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 25 के खंड 2 उपखंड ख में यह व्यवस्था की गई है कि सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खुली रहेगी। तो ये क्या, अनुच्छेद 25 के खंड 2 उपखंड ख में क्या कहा गया है कि सभी हिंदू धार्मिक संस्थाएं हिंदुओं के सभी वर्ग और अनुभागों के लिए क्या होंगी, खुली रहेंगी। हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति शामिल हैं। यह उपबंध सुसंगत है क्योंकि हिंदुओं के कुछ संप्रदाय दावा कर रहे हैं कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं है। यद्यपि यह सामाजिक कुप्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रही है, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने से रोकने की घटनाएं समाचार पत्रों में कभी कभी छपती रहती हैं। तो ये क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 25 खंड 2 उपखंड ख में कहा गया है कि ये जो सभी जो हिंदू धार्मिक संस्थाएं हैं वो सभी हिंदू के लिए होगी, सभी हिंदुओं के सभी वर्गों के लिए होगी, और जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं वो भी किस में आते हैं, हिंदुओं के हिंदू वर्ग में ही आते हैं। तो उन्हें भी किसी भी तरीके से धार्मिक संस्थाओं में जाने से रोका नहीं जा सकता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान। अगर हम इसकी बात करें शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधान में, तो हमें कौन कौन से अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। तो संविधान के अनुच्छेद 15 के खंड 4, 29, 46, 350 का में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु क्या है, प्रावधान का वर्णन है। कौन कौन से अनुच्छेद में, 15 के खंड 4 में, 29 में, 46 में, 350 का में जनजातियों के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण हेतु प्रावधानों का क्या है, वर्णन है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 15 के खंड 4 में, राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है कि 5 आधार बताए गए हैं, और कभी भी सरकार जो है या राज्य जो है वो इन 5 आधारों पर किसी भी मनुष्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वहीं पे कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, और अपवाद के तौर पर हम अनुच्छेद 15 का खंड 4 पढ़ते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई विशेष रूप से पिछड़ा है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है, उनको कुछ विशेष उपबंध दे सकती है। क्या कर सकती है, विशेष उपबंध दे सकती है, और उसी विशेष उपबंध को हम अनुच्छेद 15 के खंड 4 में पढ़ते हैं। राज्य को सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए या अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाने की शक्ति प्रदान करता है। यह उपबंध संविधान में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। तो जो अनुच्छेद 15 का खंड 4 है, इसे कब जोड़ा गया है, तो इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा क्या किया गया है, संविधान में हमारे जोड़ा गया है, जिसके द्वारा कई अनुच्छेद संशोधित किए गए। इस उपबंध ने राज्य को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में, जिनमें तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में स्थान आरक्षित करने का क्या दिया है, अधिकार दिया है। तो हमें बस ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि अनुच्छेद 15 का जो खंड 4 है ना, इसमें क्या दिया गया है, राज्य को ये शक्ति प्रदान की गई है कि ये कोई भी विशेष पिछड़ी जाति जो है उनके लिए कुछ विशेष उपबंध कर सकते हैं। और ये जो नियम जोड़ा गया है संविधान में, ये प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया, और इसके तहत क्या
किया गया है कि राज्य को अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में, जिनमें तकनीकी, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में स्थान आरक्षित करने के क्या दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद अगला हम अनुच्छेद बात करते हैं। अगला शैक्षणिक अनुच्छेद अगर हम देखें शैक्षणिक संस्थानों में के बारे में देखें तो अनुच्छेद 29 का खंड 1 देखते हैं। तो अनुच्छेद 29 का एक खंड 1 उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृत को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो अनुच्छेद 29 के खंड 1 में क्या कहा गया है? यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को, मतलब कोई भी नागरिक हो जिसको अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का क्या है, मतलब भारत के किसी भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है। इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले इस संस्थान या उससे सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। तो हमें ध्यान रखना है कि पहला तो हर नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का क्या है, अधिकार है। इसके अलावा अगर तो किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले जो ऐसे संस्थान जो क्या है राज्य के अंतर्गत आते हैं या उससे या राज्य उनको क्या कर रहा है, सहायता प्राप्त कर रहा है, सहायता प्रदान कर रहा है ऐसे संस्थान, तो ऐसे संस्थान जो राज्य के अंतर्गत संस्थान आते हैं या राज्य से सहायता प्राप्त संस्थान में धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि उनमें से अधिकांश की विशेष भाषाएं, बोली व लिपि हैं। परंतु इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाए कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए, क्योंकि ऐसा करने से वे अलग थलग हो जाएंगे। उन्हें राज्य की भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ उनके संगठन की मदद की जा सके। तो ये चीज़ हमने पढ़ी कि हमने क्या पढ़ा कि किसी भी नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 29 के खंड 1 में। और साथ ही कहा गया है कि ऐसा कोई भी संस्थान जो राज्य के अंतर्गत आता है या राज्य के द्वारा उसको सहायता दी गई है, उस संस्थान में किसी भी जाति के लोगों को वहाँ अगर हम बात करें तो भाषा के आधार पर प्रवेश से, धर्म, जाति या भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। और इस अनुच्छेद का अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या है, विशेष महत्व है। और ये भी ध्यान रखना है कि इस उपबंध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि जनजाति के लोगों को केवल उनकी ही भाषा में शिक्षित किया जाए। ऐसा करने से वे क्या हो जाएंगे, अलग थलग हो जाएंगे और उन्हें राज्य की भाषा के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा में भी शिक्षित किया जाए ताकि राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ उनके संगठन की क्या की जा सके, मदद की जा सके। इसके बाद अगला अनुच्छेद देखते हैं हम, अनुच्छेद 46, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 46 जो है ये अनुसूचित जाति और जनजाति एवं समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा का प्रावधान करता है। अर्थात राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है कि राज्य जो है वो जनता के दुर्बल वर्गों के, विशेषतः अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 350 का में। तो ये अनुच्छेद 350 का प्रावधान करता है कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 305 का जो है यहाँ पे क्या कहा गया है कि अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक शिक्षा जो है वो किसी भी बालक को उसके किस भाषा में दी जाएगी, मातृभाषा में। तो 350 का प्रावधान करता है कि राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। और राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेंगे जो वह ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक या उचित समझते हो। तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य को ऐसे क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। अगर उनको ऐसी ज़रूरत महसूस होती है तो वो राज्य को क्या कर सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं। चूँकि अधिकांश जनजाति समुदायों की अपनी अपनी भाषा अथवा बोली होती है जो प्रायः राज्य की राजभाषा से अलग किसी अन्य भाषा परिवार की होती है, जनजाति समुदायों में शिक्षा की सुलभता तथा स्वीकार्यता में सुधार के उद्देश्य से यह वांछनीय है कि जहां तक संभव हो सके उन्हें शिक्षा उनकी मातृभाषा में दी जाए
तथा इस प्रयोजनार्थ पाठ्यक्रम एवं प्रशिक्षण सामग्री आदि तैयार करने के लिए उपाय शुरू किए जाएं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने उनके शिक्षण संस्थानों से के संबंधित चीज़ें देखी। या अब हम बात करते हैं आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में। आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के बारे में अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 244 और 275 में जनजातियों के आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि अनुच्छेद 244 में क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की व्यवस्था का उपबंध करता है। तो अगर अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन की व्यवस्था जो है, व्यवस्था के बारे में जहां बताया गया, कौन से अनुच्छेद में, 244 में। तो 244 जो अनुच्छेद है वहां पे अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 244 के खंड 1 निर्धारित करता है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए लागू होंगे। तो अनुच्छेद 244 के खंड 1 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 244 का खंड 1 जो है वो निर्धारित करता है कि 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या होंगे, लागू होंगे। तो ये ध्यान रखना है हमें। और अनुच्छेद 244 के खंड 2 में क्या कहा गया है, तो वही अनुच्छेद 244 के खंड 2 छठी अनुसूची के उपबंध असम, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए क्या होंगे, लागू होंगे। तो हमने देखा कि अनुच्छेद 244 खंड 1 में क्या निर्धारित करता है, 5वीं अनुसूची के उपबंध, 5वीं अनुसूची के जो उपबंध हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से भिन्न किसी राज्य के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए क्या होंगे, लागू होंगे। और वहीं पे अगर हम अनुच्छेद 244 के खंड 2 देखते हैं तो वहां पर छठी अनुसूची के उपबंध जो हैं वो लागू होंगे। कहाँ, असम, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए क्या होंगे, लागू होंगे। ध्यातव्य है कि 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में प्रावधान है। तो 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में क्या है, प्रावधान है। वर्तमान में 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं, ध्यान रखना है हमें। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 10 राज्यों में हमें क्या देखने को मिलते हैं, अनुसूचित क्षेत्र देखने को मिलता है। कौन कौन से अनुसूचित क्षेत्र, जहाँ पे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। तो 10 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्र हैं। जो 10 कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। इन राज्यों के राज्यपाल के विशेष उत्तरदायित्व हैं और उन्हें विशेष शक्तियां प्राप्त हैं। इन राज्यों में जनजातीय सलाहकार क्या है, परिषदें। तो हमें ध्यान रखना है, कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन से राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषदें हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि 10 राज्य हैं। कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, जनजातीय सलाहकार परिषदें। और इन राज्यों में राज्यपालों के विशेष क्या हैं, उत्तरदायित्व, उन्हें विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसूची 5 और अनुसूची 6 में क्या कहा गया है। तो संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तथा संविधान की 6ठी अनुसूची 4 पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। तो 5वीं अनुसूची जो है वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़ दिया जाए तो किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से जो संबंधित है वो कौन सी है, 5वीं अनुसूची के बारे में। और संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में के प्रशासन से संबंधित है। कौन कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके बाद हम बात करते हैं अनुसूचित क्षेत्र के बारे में। 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है। कहाँ पर, 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं जिसके मापदंड हैं जनजातीय आबादी की प्रधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक या तालुका, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन आदि। तो 5वीं अनुसूची में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को क्या कर सकता है, राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं जिसके मापदंड क्या हैं, जनजातीय आबादी की प्राधानता, क्षेत्र की सघनता और उचित आकार, एक व्यवहार्य प्रशासनिक इकाई जैसे जिला, ब्लॉक, तालुका, पड़ोसी क्षेत्र की तुलना में क्षेत्र का आर्थिक पिछड़ापन। अगर ये देखने को मिलता है राष्ट्रपति को तो वो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र क्या कर सकते हैं, घोषित कर सकते हैं। कहाँ, 5वीं अनुसूची के तहत। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट देखें तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाने या बढ़ाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का क्या है, अधिकार होता है। तो राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को घटाने या बढ़ाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने का क्या होता है, अधिकार होता है। राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति लागू होती है। तो राज्य के अंदर अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों पर राज्य की कार्यकारी शक्ति क्या होती है, लागू होती है। राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक या राष्ट्रपति जब मांगे तो क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। मतलब अगर कोई क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र है तो उससे बारे में पूरा जो शक्ति है वो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और राष्ट्रपति कभी भी मांगेंगे, अगर रिपोर्ट मांगेंगे या राज्यपाल को हर वर्ष क्या करनी पड़ेगी, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में क्या करनी पड़ेगी, रिपोर्ट देनी पड़ेगी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू ना करें या कुछ परिवर्तन व अपवाद स्वरूप क्या करें, लागू करें। तो राज्यपाल को अधिकार है कि वो संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र पर लागू ना करें या कुछ परिवर्तन और अपवाद स्वरूप क्या करें, लागू करें। इसके बाद अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन के बारे में राज्य को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी क्या है, शक्ति है। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की क्या है, ये केंद्र की कार्यकारी शक्ति है। इसके बाद राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्र में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर नियम बना सकती है। तो जो राज्यपाल है वो अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार विमर्श कर क्या कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जनजाति सलाहकार परिषद के बारे में। ऐसे राज्य जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं वहाँ जनजाति सलाहकार परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। अभी हमने पढ़ा है जनजाति सलाहकार कहाँ कहाँ पर है, या अगर हम बात करें तो अनुसूचित क्षेत्र कहाँ पर है। यह परिषद अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं जिनमें से 3/4 सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें ये जो जनजाति सलाहकार परिषद होती है इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, 20 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3/4 सदस्य जो होते हैं या 3/4 सदस्य जो होते हैं वो राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अगले अनुच्छेद के बारे में जो कि हमारा अनुच्छेद 275 का खंड 1 है। 244 हमने पढ़ा, अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अनुच्छेद 275 के खंड 1 में। तो व्यवस्था है कि ऐसी राशियां जिनका संसद विधि द्वारा उपबंध करे उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होगी। जिन राज्यों के विषय में संसद यह अवधारित करे कि उन्हें सहायता की आवश्यकता है और भिन्न भिन्न राज्यों के लिए भिन्न भिन्न राशियां नियत की जा सकेंगी, परंतु किसी राज्य के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में भारत की संचित निधि में से ऐसी पूंजी और आवर्ती राशियां संदत्त की जाएंगी जो उस राज्य को उन विकास कार्यक्रमों के खर्च को पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो, जिन्हें उस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कल्याण की अभिवृद्धि करने या उस राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन स्तर को उस राज्य के शेष क्षेत्र के प्रशासन स्तर तक उन्नत करने के प्रयोजन के लिए उस राज्य द्वारा भारत सरकार के अनुमोदन से हाथ में लिया जाए। तो इस तरीके से हमने पढ़ा आर्टिकल 275 के बारे में। और अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें कि अनुच्छेद 275 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 275 में ये कहा गया है कि संसद जो है वो विधि के द्वारा ये जो अनुसूचित राज्य होते हैं वहाँ पर क्या कर सकती है, इन सहायता प्रदान कर सकती है, अनुदान दे सकती है। और ये जो अनुदान सरकार देगी वो कहाँ पे भारित होंगे, तो भारत की संचित निधि पर क्या होंगे, भारित होंगे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने ये देखा जो आर्थिक सुरक्षा संबंधी प्रावधान थे। कल की क्लास में हम सेवा नियोजन संबंधी प्रावधान के बारे में देखेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। थैंक यू।